Welcome to chemistry class. This is our next lecture. In previous lecture, we studied the nucleophilic substitution reactions of alkyl halide. हमने alkyl halide के लिए वेरियस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी किया था। ठीक है, हमने एक पूरा टैबुलर फॉर्म देखा था। टेबल में आपको बहुत सारे रिएक्शंस दिए जहाँ पे हमने अल्किल हाइड में से हाइलाइट ग्रुप को निकाला है एंड उसकी जगह पे एक नया न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो ऐसे हमने बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की स्टडी की। ठीक है, देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ एसिड रिएक्शन। हमें क्या स्टडी करना है? एसिड रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करना है। उसके नीचे आपको कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन दिया है। कैन यू टेल का क्वेश्चन आपको बाद के लेक्चर में बता दूंगी। ठीक है, कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ मीन बाय द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आपको पूछा क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर मतलब क्या होता है एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, वो मैं बताती हूँ। So order is nothing but the sum of exponent to which the concentration term in the rate law is raised। मतलब क्या कि सिंपल टर्म में, सिंपल क्या होता है उसका कि जब हम कोई भी रिएक्शन का रेट लॉ का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, सपोज मैंने कंसिडर किया एक रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए प्लस बी एंड इट गिव्स ए बी, ये रिएक्शन लिखिए। अब इस रिएक्शन का अगर रेट लिखना है तो हमारे पास कितने रिएक्टेंट है यहाँ पे, एक ए है और एक बी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, concentration of A and multiplied by concentration of B. Then we are taking the constant instead of proportionality sign, so rate is equal to K into concentration of A into concentration of B. ओके, तो इनके पावर में जो भी रहेगा, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है ए प्लस बी इट गिव्स ए बी, इस रिएक्शन का हमने रेट का इक्वेशन लिखा था रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसके पावर में अगर सपोज एक के 0 है और एक के 1 है तो दोनों का जो ऑर्डर है वो पावर का सम लेंगे हम, 0 + 1 इट्स बिकम्स 1। एक्चुअली ये जो ऑर्डर होता है, मतलब ये रेट है, इसका जो ऑर्डर जो है ये ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्सपेरिमेंटली। कुछ रिएक्टेंट के पावर में फ्रैक्शन भी होता है, तो इसकी वजह से हम उसको बाय कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर को जो है वो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। एंड व्हाट इज ऑर्डर? इट्स द सम ऑफ एक्सपोनेंट विद द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ रेज़्ड टू अ पावर। मतलब कि रेट लॉ के इक्वेशन में जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन दिए होते हैं रिएक्टेंट के, उसके पावर में जो भी टर्म्स रहेगी उनका अगर हम सम लेते, जिसमें आपको अभी बताया था। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर के पहले बताया था कि अगर रिएक्शन का रेट अगर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसके पावर में 1 है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? 1। मतलब ये रिएक्शन कैसे होगी? द रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन का बाय कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट किया हुआ आंसर सेम आता है, बट कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं कि जिसका पावर फ्रैक्शन में होता है, तो इन दैट केस एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया हुआ ऑर्डर हमें मोस्ट प्रोबेबल मतलब प्रिफरेबल रहता है। ठीक है, तो जितने भी रिएक्टेंट हमारे रेट लॉ के इक्वेशन में, अभी यहाँ पे तो एक ही लिया है मैंने, ए भी रह सकता है, बी सी बी, जितने भी रिएक्टेंट उसमें रहेंगे उनके पावर में जो टर्म रहेगी उसका सबका हम एडिशन करेंगे, उनका सबका सम लेंगे और जो वैल्यू मिलेगी दैट गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट जनरली हम उसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया अबाउट द ऑर्डर। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी भी रेट लॉ के इक्वेशन से ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब अगेन आपका इक्वेशन ए प्लस बी इट गिव्स ए बी, ये आपकी रिएक्शन है। ठीक है, अगर हमें रेट फाइंड आउट करना है, ओके, हमारी रिएक्शन है ए प्लस बी इट गिव्स अ ए बी। तो यहाँ पे देखो, अगर सपोज मैंने इस रिएक्शन का रेट निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू
K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब इस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट जो है वो दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट को हमने लिया है। अगर दोनों में से एक रिएक्टेंट को अगर हमने नहीं लिया होता, अगर हमने इंस्टेड ऑफ ए और बी सिर्फ ए ही को लिया होता, बी को नहीं लिया होता, तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड होता, ओनली ए के ऊपर। बट यहाँ पे हमने दोनों को लिया, ए और बी को दोनों को लिया, इसका मतलब रिएक्शन का रेट ए के ऊपर भी डिपेंड करता है एज वेल एज बी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे रेट लॉ के इक्वेशन में हमने दो रिएक्टेंट लिए, इसका मतलब इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे, इसलिए इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी वो क्या है, इट इज़ अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, मतलब हमने ए प्लस बी तो लिया है, ठीक है, ए प्लस बी से ए बी तो बना, बट रिएक्शन का रेट सिर्फ बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। मतलब इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, मतलब ये रिएक्शन कैसी है, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है, यूनी मॉलिक्यूलर। अगर रिएक्शन का रेट दोनों दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड, तो इट इज़ अ बाय मॉलिक्यूलर। अगर रिएक्शन का रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड, इट इज कॉल्ड एज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये हो गया ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये इसका आंसर आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा, बट स्टिल मैकेनिज्म इज नथिंग बट द सीक्वेंस एंड वे इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस। कौन से सीक्वेंस से, कौन से तरीके से रिएक्शन हम कर रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। और इसका एक्सप्रेशन आपको नीचे दिया हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हम देखेंगे SN रिएक्शन के लिए, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन. So SN reaction is called as a nucleophilic substitution reaction. So it can be seen from the table number 10.3. The nucleophilic substitution reaction of alkyl halide, the halogen atom get detached from the carbon and new bond is formed between the electrophilic carbon and nucleophile. हमने इसके पहले टेबल नंबर 10.3 मतलब हमने बहुत सारे रिएक्शन उसमें देखी अल्किल हैलाइड की, वो भी सब्स्टिट्यूशन टाइप की, वो भी कॉन्सेप्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की। बहुत सारे रिएक्शन में टेबल 10.3 में देखिए, आप साथ में बुक को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली इसमें क्या होता है कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अल्किल हैलाइड हम लेते हैं, ठीक है, अल्किल हैलाइड मतलब हम क्या लेंगे, RH लेंगे, ठीक है। और R में क्या होता है, कार्बन, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जो है वो किससे अटैच है, अल्किल ग्रुप में जो कार्बन होता है उस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो इस अल्किल हैलाइड में से ये जो हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाता है, इससे डिटैच हो जाता है, मतलब यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स एंड डिटैच फ्रॉम द कार्बन, कार्बन से दूर हो जाता है, एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ से निकल जाता है, मतलब कार्बन से ये अल्किल हैलाइड में जो कार्बन है जिसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन डिटैच हो जाता है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन डिटैच होता है तब यहाँ पे क्या होता है कि वो हैलाइड में कन्वर्ट होता है, मतलब जो हाइड्रोजन यहाँ से डिटैच हो रहा है इट कन्वर्ट इनटू हैलाइड आयन, और जो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है जो इसके साथ अटैच है दैट गेट कन्वर्ट इनटू अ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ठीक है, क्योंकि इट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर, एंड हाइड्रोजन कैरीज नेगेटिव चार्ज, इट इज़ कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ये न्यूक्लियोफिलिक है और ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, ठीक है। बट ऐसा हो क्यों रहा है, और जनरली क्या होता है कि अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बन गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके नियर अबाउट या फिर इसके क्लोजर कोई अगर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अगर आ गया तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ ज्वाइन होगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद अनादर न्यूक्लियोफाइल, वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट दिया हुआ है। कोवालेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन इज कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन, ये तो अभी मैंने बताया कि जो अल्किल हैलाइड में जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो हाइड्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल में, और वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है वो उसके आजू बाजू के न्यूक्लियोफाइल के साथ कांटेक्ट में आके उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। इट मीन्स दैट द टू इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल कोवालेंट बॉन्ड आर कैरिड अवे बाय द हाइड्रोजन अलॉन्ग विद इट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल कोवालेंट बॉन्ड, जिस कोवालेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दैट कैरिड अवे बाय द हाइड्रोजन अलॉन्ग विद
अलॉन्ग विथ इट, मतलब उस अल्किल हैलाइड में, मतलब उस अल्किल हैलाइड में, और अल्किल हैलाइड में क्या होता है, कार्बन, कार्बन के साथ अटैच होता है हैलोजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम बोलते हैं कि ये जो हैलाइड है वो हैलोजन जो है वो हैलाइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो, ये जो कोवालेंट बॉन्ड बना है किससे बना होता है वो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एंड अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हैलोजन। ओके, और इससे क्या बनता है, एक कंप्लीट बॉन्ड बनता है। तो इस कोवालेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग कोवालेंट बॉन्ड है दैट कैरिड अवे बाय द हैलोजन, पूरा का पूरा बॉन्ड विथ टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्योंकि दोनों पेयर एक बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो हैलोजन है इस पूरे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है या फिर अपनी तरफ ले लेता है और कार्बन से दूर लेके जाता है। इट कैरिड अवे बाय दी हैलोजन अलॉन्ग विद, वो अपने साथ हैलोजन उसको लेके जाता है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ लेके जा रहा है तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एक्स्ट्रा, इसके वजह से इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन का था, दोनों ने शेयरिंग करके इस बॉन्ड को बनाया था। लेकिन यहाँ पे हैलोजन दूर जा रहा है अपने साथ, दोनों के दोनों इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ हैलोजन के साथ चले गए तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, डिफिशेंसी आ जाएगी। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी होती है इट ऑलवेज कैरीज द प्लस चार्ज, और जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ऑलवेज, उसके ऊपर ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए वहाँ पे दिया है कि अब यहाँ पे इसीलिए वहाँ पे दिया कि हैलोजन जो है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू अ हैलाइड आयन। ठीक है, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनल कोवैलेंट बॉन्ड में है वो कौन लेके जाता है, हैलोजन लेके जाता है। इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दैट कार्बन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। द हैलोजन आइटम ऑफ अल्किल हैलाइड इज देयरफॉर कॉल्ड एज अ लिविंग ग्रुप। और इसलिए ये जो अल्किल हैलाइड में जो हैलोजन ग्रुप है उसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो इसको छोड़ के जाता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, लिविंग ग्रुप इन अल्किल हैलाइड बोलते हैं। Okay, it is called as the halogen atom of alkyl halide is therefore called as a living group in the living group context of this reaction। मतलब वो क्या है, इट इज़ अ लिविंग ग्रुप। वो क्या है, हैलोजन जो है वो क्या है, लिविंग ग्रुप है। ठीक है, कहाँ का, कॉन्टेस्ट ऑफ द रिएक्शन का। देन लिविंग ग्रुप इज़ द ग्रुप विच लीव्स द कार्बन बाय टेकिंग अवे द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिविंग ग्रुप जो है इज़ द ग्रुप विच लीव्स द कार्बन। लिविंग ग्रुप क्या है, ऐसा ग्रुप है विच लीव्स द कार्बन बाय टेकिंग अवे द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिविंग ग्रुप ये ऐसा ग्रुप है जो कार्बन को छोड़ देता है बाय टेकिंग अवे द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने साथ वो बॉन्ड के पेयर के इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है और कार्बन को वैसे ही छोड़ देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। एंड द सबस्ट्रेट अंडरगोज द टू चेंजेस ड्यूरिंग एसएन रिएक्शन। और इस एसएन रिएक्शन के टाइम पे दो चेंजेस वहाँ पे होते हैं। ठीक है, द सबस्ट्रेट अंडरगोज टू चेंजेस ड्यूरिंग अ एसएन रिएक्शन। जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो जो सबस्ट्रेट मतलब क्या, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट मतलब होता है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो है दैट अंडरगोज टू चेंजेस ड्यूरिंग अ एसएन रिएक्शन। जब एसएन रिएक्शन होती है तो एसएन रिएक्शन में मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते, जो सबस्ट्रेट होते वो दो चेंजेस में जाते हैं। अब दो चेंजेस में कौन से जाएंगे, एक तो ओरिजिनल जो CX बॉन्ड है, ओरिजिनल CX बॉन्ड अंडरगोज ओरिजिनल CX बॉन्ड अंडरगोज अ हेट्रोलिसिस। पहले सबसे पहले क्या होता है कि जो ओरिजिनल CX बॉन्ड है उसका हेट्रोलिसिस होता है एंड द न्यू बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कार्बन एंड अनदर न्यूक्लियोफाइल यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले क्या होता है कि जो ओरिजिनल जो CX बॉन्ड है वो हेट्रोलिसिस में जाता है। होमोलिसिस मतलब क्या, ये बॉन्ड इक्वली ब्रेक होगा। इक्वली ब्रेक होता है तब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जाएगा और दूसरा दूसरे एटम के पास। लेकिन यहाँ पे हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा बॉन्ड एक ही एटम के पास जाएगा, और वो भी कौन सा एटम के पास जाएगा,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, और हाइड्रोजन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। इसके वजह से ये पूरे के पूरे दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है दैट मूव टूवर्ड्स द halogen, and so that it carries the negative charge because it have extra electrons. उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इट कैरीज द नेगेटिव चार्ज, एंड ऑब्वियसली कार्बन कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। तो और इसकी वजह से ये क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, एंड इलेक्ट्रोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, देन अब ये जो बॉन्ड बनता है, जो आपको अभी मैंने बताया कि जो आपका CX है उसमें से X निगेटिव हो जाता है और कार्बन ये पॉजिटिव होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है आपका, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है उसके साथ शेयरिंग करके क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसकी वजह से इसके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल की लोन पे इट शेयर विद द carbon, and so that it forms a new bond with electrophile and another nucleophile, दूसरे न्यूक्लियोफाइल से वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड देन सो हमने अभी बताया कि ओरिजिनल CH बॉन्ड अंडरगोज हेटेरोसिस फिजन, CH बॉन्ड ये हेटेरोसिस फिजन में जाता है एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन द कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है बाय यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है एज अ लोन पे उसको यूज़ करके। एंड दीज चेंजेस में ऑकर इन 1 और मोर स्टेप, और ये जो चेंजेस है वो एक तो सिंगल स्टेप में या फिर मोर स्टेप में हो सकती है। ठीक है, दीज चेंजेस में ऑकर इन 1 और मोर स्टेप, ये जो चेंजेस है वो ऑकर होते हैं, दिस चेंजेस में ऑकर इन 1 और मोर स्टेप्स, ये जो चेंजेस है वो एक या फिर एक से ज़्यादा स्टेप में हो सकते, जो मैंने अभी कहा। ठीक है, these changes may occur these changes may occur in one or more steps, and the description regarding the sequence and the way in which these two changes take place in SN reaction is called the mechanism of SN reaction। अब SN reaction की डेफिनेशन दी कि हम mechanism of SN reaction किसको बोलते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन होता है रिगार्डिंग सीक्वेंस एंड वे इन विच दिस टू चेंजेस टेक प्लेस। ये जो दोनों जो चेंजेस हो रहे हैं, एक तो breaking or hydrolysis of the CX bond, and then there is a formation of bond between the electrophilic carbon and अनादर न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो रिएक्शन है SN रिएक्शन, इसका जो डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग द सीक्वेंस एंड द वे इन विच दिस चेंजेस टेक प्लेस इन SN रिएक्शन इज कॉल्ड द मैकेनिज्म। मतलब एक तो उस रिएक्शन का सीक्वेंस कि एग्जैक्टली सीक्वेंस वाइज कैसे रिएक्शन हो रही है, मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या मिल रहा है, सेकंड स्टेप में क्या मिल रहा है, इंटरमीडिएट कौन सा है, कौन सी कंडीशन अप्लाई की है। तो ये जो सब पॉइंट्स है, मतलब ये जो सीक्वेंस है या फिर वे, हम कौन से तरीके से वो प्रोडक्ट मिल पा रहे, सीक्वेंस और वे, इन दोनों के हेल्प से हम रिएक्शन में चेंजेस करते हैं। ये जो दो चेंजेस हो रहे हैं इन दोनों के वजह से, दैट इज कॉल्ड द SN मैकेनिज्म। मतलब इनडायरेक्टली कि description regarding the sequence and the way in which these two take place in SN reaction is called as a mechanism of reaction। ये जो description है regarding sequence and the way, ठीक है, हम कौन से सीक्वेंस से रिएक्शन होगी, कौन से वे से होगी, तो in which these two changes take place in SN reaction। तो इस तरह के इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मतलब कौन से तरीके से कौन से वे से वो रिएक्शन हो रही है, तो उस और वो नंबर ऑफ स्टेप में हो रही है, वो भी कैसे सीक्वेंस से हो रही है, उसका सीक्वेंस कैसा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन बोलते हैं। एंड द मैकेनिज्म इज डिड्यूस फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ काइनेटिक्स। मैकेनिज्म इज डिड्यूस फ्रॉम द, अब इसका जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जो है इट इज़ डिड्यूस फ्रॉम रिजल्ट ऑफ स्टडी, किससे मिलता है हमें, रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ काइनेटिक ऑफ SN रिएक्शन। SN रिएक्शन का जो काइनेटिक है, ठीक है, मैकेनिज्म इज डिड्यूस फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ काइनेटिक ऑफ SN रिएक्शन। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूट रिएक्शन के जो काइनेटिक है, काइनेटिक मतलब उसके रिएक्शन की जो रेट है, तो उसी को हम काइनेटिक्स बोलते हैं। तो उसकी स्टडी करके हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी कर सकते हैं। एंड 2 मैकेनिज्म्स आर ऑब्जर्व इन वेरियस SN रिएक्शन। बहुत सारे SN रिएक्शन में टू मैकेनिज्म ऑब्जर्व इन वेरियस रिएक्शन, 2 मैकेनिज्म ऑब्जर्व होते हैं। एक है SN1
और दूसरा है SN1 क्या होता है? SN1 जो है इट इज़ द SN1 जो है it is called as a unimolecular nucleophilic substitution reaction. One stand for unimolecular and stand for nucleophilic. ठीक है, SN1 stand for unimolecular nucleophilic substitution reaction and SN2 is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. And this denoted as SN1 and SN2 mechanism. ठीक है, तो ये हो गया इट्स ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन, सिंपल या फिर जनरल एक्सप्लेनेशन अबाउट द अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। और इसके बाद की टॉपिक हम बाद के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।